ओके, तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये हमने पिछला क्लास जो पढ़ा है उसी से लिंक है, इसीलिए मैंने बहुत ही डिटेल में आपको डायग्राम बना करके पढ़ाया था। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या है बच्चे? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब टूटते हैं? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटना, डिसोसिएशन मतलब अलग होना। ठीक है, कब टूटते हैं बच्चे? कहां पे टूट रहे थे, लंग में कि टिश्यू में? जल्दी बताओ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप कहां हुआ था, लंग में या टिश्यू में? कहां पे देखा था ब्रेकअप? ओ, लगता है कि इसमें मोस्टली बच्चे वही हैं जो पिछला क्लास अटेंड नहीं किए हैं, है यस ना? मैम। यस, क्योंकि हमको वही समझ में आ रहा है कि पिछला क्लास जो अटेंड नहीं किया वही है, क्योंकि साइमा नहीं है, सबा नहीं है, जागृति नहीं है, इन सारे बच्चों ने क्लासेस अटेंड की थी, वो सारे बच्चे हैं नहीं। क्यों बच्चे क्लास क्यों मिस करते हो? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। कहाँ होता है? टिश्यू में। वेरी गुड गरिमा, कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। ठीक है, लंग में तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। देखो हीमोग्लोबिन ना बड़ा चालाक है, हीमोग्लोबिन जहां पे भी जिसका प्रेशर ज्यादा देखता है वहां पे उसके साथ बाइंड हो जाता है। लंग के पास, लंग में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाता है? 104 mmHg। तो बोलता है भाई इसका पलड़ा भारी है, तो ये इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही टिश्यू के पास जाता है तो वहां पे क्या देखता है कि CO2 ज्यादा होता है, CO2 45 होता है और PO2 कितना होता है? 40 होता है। तो ये बोलता है नहीं नहीं ये ज्यादा है, तो अब मैं इसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, और इसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। लंग, लंग से लेकर के चला था ऑक्सीजन को, यहां से बाइंड होके चला था ऑक्सीजन के साथ लंग से, लेकिन जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचता है वहां उसको छोड़ देता है, वहां उसको छोड़ देता है, क्योंकि वहां पे उसका घर आ गया। देखो ऑक्सीजन लंग से लेकर के कहां जाना चाहती है? सेल में, एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचना चाहती है, लंग से एक एक सेल में पहुंचना चाहती है, तो लंग से उठाता है और उसको सेल में छोड़ देता है। तो सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, ब्रेकअप। ठीक है, और वहां पे CO2 को पकड़ लेता है। ओके बच्चे, अब ध्यान यस दो, मैम। ये देखो ये जो ग्राफ है बच्चे ये क्या बताता है? ये आपको बताता है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बच्चे कि किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे या 100 पे, किस पॉइंट पे जो हीमोग्लोबिन है चारों के चारों ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। अगर वो चारों के चारों ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, अगर वो चारों ऑक्सीजन को बिठा लेता है अपने गाड़ी में, चारों ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 100% सैचुरेट हो गया। वो हीमोग्लोबिन क्या हो गया बच्चे? 100%, ये क्या हो गया? 100% सैचुरेट हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये हीमोग्लोबिन सिर्फ 2 को बैठाता है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन को बिठाता है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज 50% सैचुरेट। ठीक है, अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन को लेके जाता है तो हम क्या बोलेंगे? 25%, 25%। है ना? तो यहाँ 50% सैचुरेट होता है जब वो आधा लेके जाता है। तो बच्चे P50 आप पढ़ोगे, P50 बुक में होगा। तो P50 क्या है? P50 वो पॉइंट है, वो पार्शियल प्रेशर है जहां पे P50 क्या है? वो पार्शियल प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर है एट विच, एट विच, एट विच हीमोग्लोबिन इज, एट विच हीमोग्लोबिन इज कितना परसेंट सैचुरेट? 50% मैम 50% सैचुरेट। सैचुरेट। 50% सैचुरेट का मतलब क्या है बच्चे? इसने 2 हीमोग्लोबिन पकड़े हुए। ठीक है, यस 100% का मैम। मतलब चारों ऑक्सीजन को, सॉरी 2 ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, और 100% का मतलब चारों ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, 100% का मतलब क्या हो गया? हीमोग्लोबिन ने चारों ऑक्सीजन को पकड़ लिया है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये है आपका यस मैम। हीमोग्लोबिन। नाउ
अब देखो ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर देखो, पार्शियल प्रेशर 80 और यहाँ पे मतलब 98 के आसपास, 98 या 95 आप ले लो, 95 के पास आसपास क्या हो रहा है, 100% सेचुरेशन हो जा रही है, 100% सेचुरेशन हो जा रही है। मतलब कि आपको मैंने बताया था पिछली क्लास, जिसने भी अटेंड किया बच्चे, मैंने बताया था कि 95 mmHg जो होता है ना, वो मैक्सिमम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपका प्रेशर। 95 mmHg में वो बिल्कुल सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, वहां पे वो फुल्ली 95 mmHg का प्रेशर पड़ेगा तो वो फुल्ली 100% सेचुरेट हो जाएगा, मतलब चारों हीमोग्लोबिन को पकड़ लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू में क्या होगा बच्चे, टिश्यू में क्या होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और लंग में किस तरह का ग्राफ बनेगा, लंग्स में आपका वेट, लंग्स में आपका थोड़ा इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये बात बच्चे आपको समझनी है, ये वाली बात, और बहुत इजी है, बहुत इजी है ये समझना। ठीक है, देखो ये तो नॉर्मल में जा रहा है रेड लाइन, यहां जो हो रहा है बच्चे ये टिश्यू में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, टिश्यू में। तो जब हम टिश्यू में गए थे, जब हम टिश्यू में गए थे तो वहां हम क्या देख रहे हैं कि जब हम मान लो यहाँ की बात करते हैं, 45 या 50 है, यहाँ पे 50 की बात करते हैं। ठीक है, 50 पार्शियल प्रेशर जब हम लगा रहे थे टिश्यू में, तो कितना कितना ये हो रहा था बच्चे, 50 पार्शियल प्रेशर जब हम लगा रहे हैं तो कितना ये सेचुरेट हो रहा है, 60%। Yes, P50 ma'am. लगा रहे हैं तो 60% सेचुरेट हो रहा है। लेकिन हम यही पार्शियल प्रेशर में जब हम लंग्स में देख रहे हैं तो ये कितना सेचुरेट हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90%, Yes, P50। ma'am. ठीक है, ये बात आपको क्या बताना चाहती है, ये आपको ये बोलना चाह रही है कि जब ये आपको बता रहा है बच्चे बोहर इफेक्ट, ये क्या है, बोहर इफेक्ट, साइड इधर वाला जो है बोहर इफेक्ट है, और जो लेफ्ट साइड वाला है दैट इज हेल्डेन इफेक्ट, दैट इज हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, याद रखना कि जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे, RHS जाएंगे, तो वो क्या है, बोहर इफेक्ट है। ठीक है, और जब हम LHS जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कर्व जा रहा है, तो वो क्या है, हेल्डेन इफेक्ट है। अब ध्यान से सुनो, नॉर्मली हमारा इस तरह से था। ठीक है, लेकिन जब हम टिश्यू की तरफ गए, जब हम जो ब्लड है टिश्यू में गया, ठीक है, टिश्यू में गया, टिश्यू की तरफ गया, तो वहां हमने क्या देखा बच्चे, वहां हमने क्या देखा कि भाई CO2 का लेवल ज्यादा था टिश्यू में, हमारा H+ ज्यादा था, H+ ज्यादा बन रहा था, हमारा टेम्परेचर ज्यादा था, और पीएच कम था। पीएच कम होगा ना, H+ ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा, आपका एसिडिक हो Yes, जाएगा। ma'am. एसिडिक हो जाएगा. तो जब हम इस कंडीशन में जब हम पहुंचे तो हम पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा भी लगा रहे हैं ऑक्सीजन का। अगर मान लो मैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 50 भी दे रही हूँ, ठीक है, मान लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है, मैं 50 दे रही हूँ, भाई तुम 50 ले लो, फिर भी हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड नहीं करना चाहेगा टिश्यू में। क्यों नहीं करना चाहेगा, पहला रीजन, एक तो उसकी एफिनिटी कम है, उसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है, उसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, ऊपर से टिश्यू में क्या हो रहा है बच्चे, टिश्यू में क्या हो रहा है, देखो टिश्यू में CO2 बढ़ा हुआ है, उसको CO2 पसंद है, उसने देखा भाई CO2 है यहाँ, अगर CO2 का प्रेशर 40 भी होगा तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो टिश्यू CO2 इज लाइक पुरानी गर्लफ्रेंड, है ना, टिश्यू क्या है, CO2 का घर है। ठीक है,
वो लेके चला था ऑक्सीजन को, नई गर्लफ्रेंड को, आके देखा टिश्यू के पास पहुंच गया, पुरानी गर्लफ्रेंड के पास। तो अब वो क्या करेगा, नई वाली को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो एक तो उसको CO2 मिल रहा है, ऊपर से दोस्त मिल रहे हैं H+, ऊपर से उसको टेम्परेचर मिल रहा है, उसका एकदम लंगोटिया यार मिल रहा है। तो जब इतने सारे लोग मिल रहे हैं तो क्या वो ऑक्सीजन को लेगा टिश्यू में? नहीं। ऑक्सीजन तो खुद पर आई है जो लंग से आकर के टिश्यू में बैठ रही है, ऑक्सीजन तो खुद पर आई है वहां पे। तो क्या वो ऑक्सीजन को लेगा? चाहे ऑक्सीजन कितना भी गिड़गिड़ा ले, मैं अपना पार्शियल प्रेशर 50 कर देती हूँ, प्लीज मुझे ले लो, क्या ऑक्सीजन ले, क्या हीमोग्लोबिन लेगा उसको? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि थोड़ा भी CO2 ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड होगा? CO2 के साथ। CO2 इज पुराना प्यार, ऊपर से H+, इसके दोस्त, है ना, ऊपर से टेम्परेचर, ये सारे दोस्त दोस्त मिल गए। तो अब वो बिल्कुल ऑक्सीजन को भाव नहीं देगा, ऑक्सीजन को बोलेगा भाई तुम उतरो यहां से, आज हमारा ब्रेकअप होता है, तुम ब्रेकअप उतरो और हम CO2 को पकड़ रहे हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो बच्चे यहाँ टिश्यू में बोहर इफेक्ट है। अब बोहर इफेक्ट कहां से आ गया? बोहर साहब कहां से आ गया? बोहर साहब ने ये बोला था कि जब भी एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होगा, जब भी एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होगा तो आपका जो कर्व है वो राइट साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा। जब भी आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे CO2 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपका कर्व किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। किधर जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा। और ये हमको इस तरह का कहाँ देखने मिलता है बच्चे? टिश्यू में। टिश्यू में CO2 ज्यादा होता है ना। हमने खाना खाया, पचाया, CO2 बहुत निकला, उसकी वजह से H+ एसिडिक कंडीशन होती है ना टिश्यू में, H+ है वहां, टेम्परेचर भी जनरेट हो रहा है, तो पूरा हीमोग्लोबिन किसके तरफ झुक जाएगा? हीमोग्लोबिन झुक जाएगा, हीमोग्लोबिन बाइंड विथ CO2, नॉट विथ O2। और हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड होगा तो हीमोग्लोबिन और O2 का क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ब्रेकअप, ठीक है। अब देखो लंग्स में क्या हो रहा है, इतने ही प्रेशर में, 50 प्रेशर में ही जब लंग्स में ये गया तो ये क्या देख रहा है, यहाँ तो भाई CO2 है ही नहीं, कोई तो है नहीं, तो चलो ठीक है ऑक्सीजन से ही काम चला लेते हैं, है ना। इतने ही प्रेशर में ये टिश्यू में भाव खा रहा था, ये ऑक्सीजन को नहीं पकड़ रहा था। इतने ही प्रेशर में ये लंग्स में 90% उसको ऑक्सीजन को अपना लिया, ठीक है। क्योंकि अभी वो ऑक्सीजन के ही घर में है ना, लंग्स वहीं पर है एकदम पूरा, हाँ चलो भाई जैसा आप बोलो वैसा, तो बिल्कुल ऑक्सीजन को अपना लिया। तो यहाँ पे बच्चे ये जो इफेक्ट है दैट इज हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन ने क्या बोला? जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जब भी ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा, कहाँ पे होता है ऑक्सीजन ज्यादा? लंग्स में। कहाँ पे होता है ऑक्सीजन ज्यादा? लंग्स में। जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो आपका कर्व मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब मैं इसको ब्लैंक पेज में बताऊं तब आपको, आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन। क्या हो जाएगा बच्चे? रिवीजन, ठीक है। यहां पे क्या है बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। इधर क्या है बच्चे? क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इधर क्या है? सैचुरेशन। सैचुरेशन बोले तो कि हीमोग्लोबिन कितना बाइंड हो रहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग परसेंटेज कितना बाइंड होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो इधर कितना हम ले लेंगे बच्चे? 20 ले लिया, 40 ले लिया, देन 60 ले लिया, 80 ले लिया एंड 100 ले लिया, यही किया, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है बच्चे? इस तरह से ग्राफ जा रही है। जब टिश्यू में होगा, टिश्यू में होगा तो क्या होगा बच्चे? टिश्यू में होगा तो क्या होगा? अब आप लोग बोलिए, रुकना नहीं है किसी को। लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये राइट हैंड साइड, ठीक है। टिश्यू में इधर होगा और लंग में किधर जाएगा बच्चे? लंग में किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड,
लंग में लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इधर क्या है बच्चे, कौन सा इफेक्ट है? मैम बोर्ड्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट है। इधर कौन सा इफेक्ट है बच्चे? हेल्डेन इफेक्ट। यस मैम। ठीक है, हेल्डेन ने क्या बोला था, जब भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, PO2 मैक्सिमम कहाँ होता है बच्चे? मैम ये लंग्स में। लंग्स में होता है। लंग्स में। ठीक है, लंग्स में होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बाइंड होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होंगे। और इसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था भाई, जब PCO2 मैक्सिमम होगा, कहाँ पे होता है टिश्यू में। बच्चे? टिश्यू में। मैम ठीक है, टिश्यू तो में। यहाँ पे क्या होगा, CO2 किसके साथ बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा। मैम ठीक हीमोग्लोबिन। है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो बच्चे आपका क्वेश्चन आता है कि राइट हैंड साइड कब मूव करेगा, राइट हैंड साइड कर्व कब होगा, कब होगा? मैम जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा देखो, होगी। हाँ, ठीक है, कब होगा बच्चे? सबसे पहले जब आपका CO2 हाई होगा। और जब CO2 हाई होगा तो हमने पढ़ा था ना बच्चे कि CO2 बाइंड हो जाता है H2O के साथ, क्या बनाता है? H2CO3। और ये H2CO3 क्या बनाता है? HCO3। और H+ रिलीज करता है, बहुत सारा H+ रिलीज करता है टिश्यू में। तो यहाँ पे H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा बच्चे, तो क्या होगा? pH घटेगा। इसको एकदम ध्यान रखना है कि H+ बढ़ेगा तो pH घटेगा, मतलब एसिडिक होगा, मतलब अंदर नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे भाई सेल में एनर्जी बन रही है, सेल में आपका फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा ना, एक्सोथर्मिक है ना, एंजाइम्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है बच्चे? टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो RHS में फाइनली क्या होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप होगा, डिसोसिएशन। ठीक है, अलग हो जाएंगे, ब्रेकअप, ब्रेकअप होगा ना इनका। ठीक है, यस RHS मैम। में। चलो अब बात करते हैं हम, ये वाला जो आपको स्लाइड है बच्चे, ये आपको रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, स्पेशली मेरे जितने लिखे हुए स्लाइड है ना, वो आपको रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि हमेशा हम इसी तरह से लिखते हैं पॉइंट्स में। LHS कर्व कंडीशन कब होगी बच्चे? जब CO2 कम होगा, ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन। आपका H+ कम होगा, टेम्परेचर मैम कम होगा, pH इंक्रीज होगा। हाँ, है ना, pH बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चे? एसोसिएशन। यस मैम। नाउ कंप्लीट क्लियर बच्चे, अच्छे से, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड जिन्होंने भी क्लास नहीं की है, बार बार बोलूंगी, आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको पिछला क्लास देखना जरूरी है, कि H+ कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें, है ना, तो आप जरूर देखिए। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन अब हम पढ़ेंगे। कि देखो बच्चे, हम पढ़ रहे हैं कि हाँ हम सांस ले रहे हैं आराम से, इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, जो हमारे डायफ्राम है वो एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी बात ठीक है। लेकिन आपने ये देखा है ना कि हम इसको अपने विल से नहीं कराते हैं, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ओके, हर बार जब आप इनहेल, जब आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आपको पता भी नहीं है, तो क्या हर बार आपको ध्यान लगाना पड़ रहा है कि इनहेल किया है तो एक्सहेल करना है? मैम नहीं, नो। नहीं, इसलिए हो पा रहा है बच्चे क्योंकि ये लिंक्ड है किससे? आपके रेस्पिरेटरी सेंटर से। किसका, किस पे कंट्रोल, इसका कंट्रोल किस पे है? इस पे कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चे? आपका ब्रेन। कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। ठीक है, यस मैम।
तो कौन कौन आते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर में? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड केमो सेंसिटिव एरियाज, ठीक है, ये तीनों आते हैं। हम तीनों को लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी बातें तो लिखी हैं, जो लिखी हैं आपको पता है, मैं लिखी हुई बातें नहीं बताती हूँ, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको क्या बताऊंगी? ब्लैंक स्लाइड में, क्योंकि उसमें बच्चे कुछ है नहीं अभी, ठीक है। पहले जब तक हम इमेज से नहीं समझेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। दिस इज योर ब्रेन, समझ लो आप ही का ब्रेन है, ठीक है, मान लो कि ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये है बच्चे आपका, ये वाला, ये है आपका फोर ब्रेन, ऊपर सेरेब्रम, ठीक है, ये सबसे मतलब नहीं है आपको अभी। ये है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, और ये पूरा पार्ट आपका क्या है बच्चे? हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन में ये ऊपर वाला पार्ट इज पॉन्स, एंड देन यहां से ये वाला पार्ट, ये जो आधा ये यहां से, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? मेड्यूला, मेड्यूला। और हाइंड ब्रेन में एक और पार्ट होती है सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया था हाइंड ब्रेन में कि जो बलम है, जो बलम है, ठीक है, वो दूल्हा बन के क्या बोल रहा है? मैं दूल्हा, मैं दूल्हा हूं और मैं पॉन्ड के किनारे ब्रीदिंग कर रहा हूं। तो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आपका लंग है बच्चे मेरे, ऐसे ही याद करती हूँ मैं, क्या करूं, ऐसे ही मैंने शुरू से ना ऐसे ही पढ़ा है, तो हम लोगों के टाइम पे कोई बताने वाला नहीं होता था बच्चे। तो अब देखो ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होगा दो, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर होगा दो, ठीक है। इस रेस्पिरेटरी सेंटर को हम बोलेंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर बोलेंगे, ठीक है। डोर्सल, या फिर इसको हम ग्रुप बोलते हैं, मेनली हम इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं बच्चे? रिदम सेंटर, रिदम सेंटर बना रहे हैं, ठीक है, रिदम सेंटर बना रहे हैं, जो देखते हैं कि आपका इंस्पायरेशन कैसे हो रहा है और एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा बच्चे आपको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और यहां पे है उसी के जस्ट नीचे, ठीक है, ऊपर कौन सा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमो कैसे याद रखेंगे बच्चे? न्यूमो कैसे याद रखेंगे? न्यूमो का मतलब जैसे लंग से न्यूमोनिया पढ़ते हैं ना आप, न्यूमोनिया, यस मैम। ठीक है, तो न्यूमोनिया से आप याद रखेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोनिया में टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये है आपका एपन्यूस्टिक सेंटर। कौन सा सेंटर? एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो ऊपर पापा है और अम्मी है, ऊपर पापा और अम्मी बैठे हैं, और नीचे में क्या है? दो बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो रिदमिक सेंटर क्या करते हैं, ये जो रिदमिक सेंटर है ये भेजते हैं सिग्नल, ये भेजते हैं सिग्नल कि भाई आपको
इनहेल करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये डायफ्राम को सिग्नल भेजते हैं, ये डायफ्राम को बच्चे सिग्नल भेजते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। इनहेल करते वक्त जब बंदा इनहेल कर रहा है तो आपको क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भेज रहे हैं सिग्नल, और किसको भेज रहे हैं, डायफ्राम को। यस, नॉर्मल ब्रीदिंग को ये मेंटेन करते, तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सिग्नल भेजा किसको, डायफ्राम को, डायफ्राम को भेजा, और किसको भेजा बच्चे, इंटरकोस्टल को, इंटरकोस्टल मसल को भेजा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए इनकी वजह से। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, अब इनको आगे का नहीं पता, इनको आगे कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। इनको बस इतना ही आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, इतना ही जानते हैं। अब ये आपका लंग अगर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, तो फिर तो कहानी खत्म ना, तुरंत डेथ हो जाएगी, है ना। आपको थोड़ी देर इनहेल करके रोकने बोल दिया जाए तो क्या होता है, सफोकेशन, बिल्कुल। उसके बाद बच्चे ये काम करेगा, कौन काम करेगा, आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये क्या बोलेगा भाई, हाँ, ये बोलेगा कि बहुत हो गया। ये क्या करेगा, स्टॉप कराएगा किसको, इनहेलेशन को। ये स्टॉप कराएगा इनहेलेशन को, ठीक है। ये सिग्नल भेजेगा किसको, इनको। ये सिग्नल भेजेगा कि भाई अब इनहेलेशन हो गई है, बंदा मर जाएगा, रोक दो, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। उसके बाद रिलैक्स हो गई। अब रिलैक्स हो गई तो फिर निकम्मे बच्चे हैं, फिर इनको नहीं पता कि फिर से अब कॉन्ट्रैक्ट कब होना है। रिलैक्स हुआ, अब इनको नहीं पता कितने देर में कॉन्ट्रैक्ट होना है, बस इनको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। अब इनको नहीं पता, तो फिर कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, एपन्यूस्टिक, ठीक है। एपन्यूस्टिक फिर से क्या बता रही है, ये फिर से रीस्टार्ट करवा रही है किसको, इनहेलेशन, हेलो मैम। ठीक है, रीस्टार्ट करा रही है। ओके, समझ में आ गया। यस ये क्या करा रहा है, स्टॉप करा रहा है इनहेलेशन, इनको ट्रिगर करके, बाय ट्रिगरिंग दिस। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। यस मैम। अब देखो, यहां पे और भी चीजें होती हैं इस तरह से, तीन इस तरह से होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल रेगुलेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ओके, इसका क्या काम है बच्चे, ये मतलब आइडेंटिफाई करता है व्हेन देयर इज हाई H+, बहुत ज्यादा अगर H+ बढ़ गया, ठीक है। जब ये कब इनिशिएट, कब स्टार्ट हो जाता है, कब ये एक्शन में आता है, एक्शन में आता है जब when there is हाई H+, जब हाई H+ होगा और हाई CO2 होगा बच्चे, तो ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो बच्चे किस में जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी जाएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो फ्लूइड बहता है, ठीक है, ब्रेन में एक फ्लूइड बहता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें अगर H+ ज्यादा हो गया, होता है क्या मैम, सिर्फ ब्रेन में होता है वो? हाँ हाँ, वो फ्लूइड आपके ब्रेन में होता है, ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो मेन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीचों बीच वो पाया जाता है, ठीक है। ये आप ब्रेन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये देखता है कि कहीं भी अगर हाई H+ है और हाई CO2 है तो ये भाई ये कंट्रोल करने लगता है ब्रीदिंग को, और इसको हाई H+ हाई CO2 है तो ये क्या करेगा, एक्सहेलेशन फास्ट कराएगा। ये बोलेगा भाई एक्सहेल करवाओ बॉडी को, ये क्या कराएगा, एक्सहेलेशन कराएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देखो, आप एक्सरसाइज जब कर लेते हो बहुत ज्यादा हाई, तो क्या आप बोलते हो क्या, आप मतलब फील करते हो कि निकालना है मुझे CO2, अपने आप ऐसे करते हो ना, अपने आप करते हो कि सोचना पड़ता है, नहीं अभी मेरे को बैठ के निकालना पड़ेगा भाई, आप बोलते हो वेट भाई मैं एक्सरसाइज किया हूं, अभी मैं CO2 बैठ के निकालता हूँ, नहीं ना,
नो मैम, अपने आप। अपने आप होता है। क्यों होता है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा आपका जो हार्ट है ना, आपका जो हार्ट है, ठीक है, आपका जो हार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं? आर्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आर्क होते हैं। कौन से? कोरोटिड, ठीक है। ओहो, यहाँ मोबाइल रख देने से दिक्कत होता है। कोरोटिड और एओर्टिक। एओर्टिक को आप जानते होंगे, एक और होता है कोरोटिड, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आइडेंटिफाई करते हैं हाई H+ और हाई CO2 को, ठीक है। और ये सिग्नल भेजते हैं किसको? सेंड सिग्नल टू ब्रेन, सेंड सिग्नल टू ब्रेन। आपके ब्रेन को, ठीक है। और फिर ये ब्रेन क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्रीदिंग, ठीक है। रेगुलेट करता है ब्रीदिंग। कैसे रेगुलेट करेगा? एक्सहेल करा के। कैसे रेगुलेट करेगा? एक्सहेल करा के। जितना ऐसे ज्यादा CO2 है तो उसको बोलेगा निकालो, आपके बॉडी को बोलेगा उस CO2 को ऐसे ऐसे करो ताकि आपका CO2 निकल जाए। इज दिस क्लियर? क्लियर हो Yes, गया ma'am. बच्चे? है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो समझ गए? तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ पे होते हैं आपके रेगुलेटरी सेंटर। कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं बच्चे? पॉन्स में, मेड्यूला में। पॉन्स में, पॉन्स में क्या है? न्यूमोटॉक्सिक है। रेगुलेटरी सेंटर कहाँ है बच्चे? मेड्यूला में है, ठीक है। और कीमोटॉक्सिक जो हमने सेंटर पढ़ा, दैट इज योर हार्ट। और यहाँ पे जो सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, जो कीमोटॉक्सिक मतलब क्या? जो केमिकल को पढ़ ले रहे हैं, है ना, जैसे जो H+ को पढ़ ले रहे हैं, जो CO2 को पढ़ ले रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल नहीं होता। मतलब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में घटे या ना घटे, उससे आपके सेंटर अफेक्टेड नहीं होते हैं। उससे सेंटर कुछ नहीं बोलता, भाई ऑक्सीजन बढ़ना है, जितना बढ़ना है बढ़ो, कुछ उस पे सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर या फिर किसी का कोई रोल नहीं होता है। हार्ट भी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। CO2 और H+ बढ़ने पे दिक्कत हो जाएगी। अब इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो ये आपको समझ में आएगा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है बच्चे? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ थे? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं रिदम को। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ थे? पॉन्स में। याद रखना, न्यूमोटॉक्सिक कौन है? पापा है। और पापा कहाँ बैठे हैं? पॉन्स में, तालाब के पास। तालाब के पास बैठे, और वो क्या बता रहे हैं? भाई एक्सहेल भी करना है, एक्सहेल भी करना है, अच्छे से ब्रीदिंग करनी है ना। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना है, एक्सहेल भी कराना है, ठीक है। इट मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करते हैं? ऊपर से बैठ के रिदम सेंटर को कंट्रोल करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। नहीं तो इंस्पायरेशन ही होती रहेगी। इंस्पायरेशन बच्चे आपकी 0.2 सेकेंड की होती है, पता है आपको। इनहेलेशन जो होती है वो 0.2 सेकेंड की होती है, यस ज्यादा मैम। नहीं होनी चाहिए। और एक्सहेलेशन आपकी कितनी होती है? एक्सहेलेशन 0.3 सेकेंड की। जब आप एक्सहेल करते हो ना, 0.3 सेकेंड तक एक्सहेल करते हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रिड्यूस करता है। केमोसेंसिटिव एरिया, केमोसेंसिटिव एरिया देखो, सीन एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। रिदम सेंटर के बगल में, मैंने बताया आपको, रिदम सेंटर के जस्ट बगल में, ठीक है, आपका केमोसेंसिटिव एरिया था, जिसको मैंने सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर बोला। वो क्या कर रहा है? अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है CO2 की, H+ की, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजता है कि भाई यहां तो गड़बड़ है, अब आप एक्सहेल कराओ। अब आप क्या कराओ? एक्सहेल। ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया बच्चे। और आपको याद रखना है, ऑक्सीजन प्ले नो रोल, ऑक्सीजन प्ले नो नो रोल। रोल इन दिस रेगुलेशन। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया ना? मजा आ गया? चलो, Yes, ma'am. यस मैम।
चलो अब मैं डिसऑर्डर भी पढ़ा देती हूँ बच्चे, टाइम है क्लास में, है ना। खत्म करते हैं ये चैप्टर, Yes, नया ma'am. चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेट, क्या मैम इसके बाद खत्म चैप्टर? हाँ बस खत्म है ये चैप्टर बच्चे, उसके बाद हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हार्ट पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ओके मैम। चलो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी शुरू में बच्चों की एनर्जी डाउन थी, क्यों? क्योंकि पिछला क्लास किया नहीं था तो कंफ्यूजन हो रहा था। अब जैसे नया टॉपिक पढ़ा तो मजा आने लगा। Yes, ma'am. इसलिए बच्चे एक भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? अस्थमा, इट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। आपका जो देखो नॉर्मल ब्रोंकाई कैसा होता है, देखो इतना ओपन है एरिया, लेकिन जब आपको अस्थमा होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो बिल्कुल उसका ये जो है एयर का पैसेज बहुत नैरो हो जाएगा। अभी एयर का पैसेज कैसा है बच्चे? वाइड है, यहाँ पे एयर का पैसेज देखो कितना छोटा सा पतला सा हो गया, है ना। तो अस्थमा में क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन हो रही है। ओके, Yes, ma'am. इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हो रही है। इसलिए अस्थमा के पेशेंट कैसे सांस लेते हैं? ऐसे ऐसे करके लेते हैं ना, बिल्कुल। मुझे वो कोई हीरोइन है वो इसी तरह से रोती है ना, तो ऐसे ऐसे करके रोती है, तो मुझे लगता है जैसे उसको। मैम एक फिर से बता दीजिए। अस्थमा में क्या हो रहा है बच्चे? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि एयर पैसेज जो है वो देखो कितना छोटा हो गया है। एयर पैसेज नॉर्मली कितना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है आपका ब्रोंकाई का पैसेज, आराम से एयर जा रही है अंदर, आराम से अंदर जा रही है। और इसमें क्या है? बिल्कुल छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, तो एयर जाने में दिक्कत होती है। ठीक है ना। एम्फीजेमा, इससे बच्चे बहुत क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये क्या कर रहा है बच्चे? एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है? एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करता है। ये एम्फीजेमा होता क्यों है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, सिगरेट जो स्मोक करते हैं तो भाई धुआं कहाँ जम रहा है? धुआं कहाँ जम रहा है? आपके एल्वियोलाई के अंदर। पूरा का एल्वियोलाई बच्चे डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, डैमेज कर देता है एल्वियोलाई को। और उसके आसपास जो टिश्यूज लगे होते हैं ना, ठीक है, इलास्टिक फाइबर वगैरह लगे रहते हैं, सबको डैमेज कर देता है। समझ गए? तो लंग ऐसे पिंक कलर का होता है, और जो जो लोग पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं और जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनका लंग कैसा हो जाता है बच्चे? कड़ा हो जाता है। आपने देखा है कभी उसमें सिगरेट स्मोकिंग वाले एड वगैरह में देखा होगा कि उनका लंग कितना गंदा दिखता है। यस मैम। है ना, ऐसा लगता है जैसे चमड़े का चप्पल है, Yes. चमड़े का घिसा हुआ चप्पल है ना, बिल्कुल वैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है लंग। क्योंकि जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई तो बिल्कुल फुल हो गई है, एल्वियोलाई पूरी फुल हो गई, तो पूरा हमेशा क्या है? इन्फ्लेटेड है, ऐसा फैला हुआ, और ऊपर से वो डिस्ट्रॉयड भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रही, इसलिए वो हमेशा खांसते रहते हैं। नाउ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल किस वजह से होता है बच्चे? डस्ट वगैरह की वजह से, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, मान लो वहां पे कोयले का खदान है, ठीक है, कोयले वगैरह का खदान है, या फिर कोई इंडस्ट्री है उस तरह की, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे आपके लंग में जमता जाता है, जब आप इनहेल करते हैं वो जमता जाता है, और इस तरह की बीमारियां होती है, ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सर्टेन इंडस्ट्री प्रोड्यूस मच डस्ट, सो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट कोप विद द सिचुएशन। कब तक? एक हद तक ही डिफेंस मैकेनिज्म चलेगा ना, वो देख रहा है डेली ये आ रहा है तो छोड़ देगा ना, जाओ जो करना है करो। कितना आपके डिफेंस मैकेनिज्म लड़ेंगे? आप डेली उसी एयर को इनहेल कर रहे हो, वो आपको समझा सकता है भाई, स्नीज करके बता सकता है कि दिस एयर इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। जब आप जा रहे हो, आपको कफ हो रहा है, स्नीज हो रहा है, तो आपका बॉडी क्या बोल रहा है? ये एयर आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं बिल्कुल, तो वो क्या बोलेगा? जाओ फिर, है ना। लॉन्ग एक्सपोजर कॉज इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, मतलब proliferation of the fibrous tissue, it results lung damage, it
इट रिजल्ट्स इन द लंग डैमेज, इसमें लंग पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, उसके आसपास जो कैपिलरीज होती हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, और उसके आसपास हाँ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्फीजेमा, एम्फीजेमा जरूर आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्फीजेमा। ओके मैम। ठीक है बच्चे, हो गया, हमने पढ़ लिया, काफी कुछ पढ़ा आज हमने, है यस ना। मैम। बच्चे आप लोग ना रिवाइज जरूर किया कीजिए, है ना, यस मैम। रिवाइज जरूर किया कीजिए, ठीक है। योगिता, गरिमा, यस तशनीम, खुशी, यस मैम। समझ में आ गया बच्चे अच्छे से? यस मैम। चलो गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। योगिता ज्यादा खुश है, योगिता को पूरा समझ में आ गया कर्व, है ना, रेगुलेटरी सिस्टम में। मैम आप पढ़ाते ही अच्छा हो, समझ बहुत जल्दी आ जाता है। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। मैम आज ये चैप्टर फिनिश हो गया मतलब पूरा, अब आप कल हाँ से हाँ बिल्कुल, तालियां बजाओ कि ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है ना, कि क्या क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देखो ये चैप्टर और जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन हमने थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये सारी चीजें नई हैं आपके लिए, बिल्कुल नई, कभी आपने नहीं देखा, 9th 10th कभी नहीं पढ़ा, सारी चीजें नई थी, तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। अब आपको समझ में आ रहा है कि 11th कितना डिफरेंट है आपके 9th 10th से, यस है ना? मैम।